चलिए, तो हमारा चल क्या रहा है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का कल आपको मैंने क्या कर दिया, सिनॉप्सिस दे दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके PYQs करेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले 2018 में सवाल आया। इसमें ध्यान रखना, जो स्टार मार्क्ड है वो रिड्यूस सिलेबस से, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है जो 2018 में आया, यूनिवर्सिटी CET 2018, वो क्या है। तो 2018 में जो क्वेश्चन आया वो कहता है, अ स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद वेलोसिटी v collides head on another sphere of same mass which is at rest. The ratio of final velocity of second sphere to the initial velocity of the first sphere is। क्या मतलब है इसका, क्या कहता है ये कहता है आपसे कि आपके पास क्या है, एक स्फीयर है, इसका मास क्या है, स्मॉल m है। ठीक है ना, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो v, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, v। एक आपके पास दूसरा स्फीयर है, वो सेम मास का है, लेकिन बेटा वो क्या है, रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी 0 है। आगे क्या है, ये बिफोर कोलिजन वाला केस है। आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, आफ्टर कोलिजन में ये होगा, अब होता है मूविंग वेलोसिटी v कोलाइड्स विद अनदर हेड ऑन विद अनदर स्फीयर सेम मास विच इज एट रेस्ट। रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट स्फीयर। टकराने के बाद क्या होगा, ये मास का ये कुछ वेलोसिटी से चलेगा v1 और ये कुछ वेलोसिटी से चलेगा v2। तो आपको रेशियो निकालने बोला है, किसका रेशियो निकालने बोला है, आपको रेशियो निकालने बोला है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट स्फीयर। मतलब क्या, मतलब v2 अपॉन u1 निकालने बोला है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर, ये अपने को बोला है, यानी v2 डिवाइडेड बाय v निकालने बोला। u1 तो v है ना, ऐसा है। कैसे निकालेंगे इसको, बोलो। कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम तो कंजर्व होगा, ये तो समझ आता है। इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन याद है। ठीक है, दो चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे जाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में ई दिया हुआ है, यानी आपको जो आंसर चाहिए वो ई के टर्म्स में चाहिए। ई मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, चलो। तो बच्चों ये अपने को निकालना है, अभी ध्यान रखो। एक चीज़ तो मुझे पता है कि कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम कंजर्व। अगर मोमेंटम कंजर्व है तब क्या होगा, मोमेंटम अगर कंजर्व है तो यहाँ पर होने वाला है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू क्या होगा, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, m इंटू u1 प्लस ये क्या होगा, m इंटू 0, क्योंकि u2 तो 0 है। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। बात समझ आ रही है, इस वजह से लिखवाया था कल मैंने, क्योंकि हर प्रॉब्लम में कोलिजन के लगने वाला है। ठीक है, चलो सब में से m तो कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो आप लोग। देयरफॉर क्या बचेगा यहाँ पर, u1 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। u1 क्या मिलता है, v1 प्लस v2 के बराबर मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ आया। ठीक, ये अपने को समझ आता है। इसके बाद क्या, इसको बंद दे दो। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला बताया था मैंने, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। ये है v2 है, v1 है, u1 कितना है बोलो, v2 माइनस v1, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 कितना है v, u2 कितना है 0। तो u1 कितना है v है, u2 कितना है 0, तो ये e आ गया। तो देयरफॉर e इंटू वी माइनस 0 क्या होगा v, फिर v को वहाँ भेज दो, तो ई वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये v2 माइनस v1। ये u1 की जगह भी मैं v लिख सकता हूँ, u1 था ना, u1 किसके बराबर है, v के बराबर है। ठीक है ना, तो ये 2 हो गया, समझ आता है। अब इन दोनों को आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो देखो प्लस v1 माइनस v1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा ई वी प्लस v, लेफ्ट वाले लेफ्ट पे ऐड हो गए, और राइट पे क्या बचा, v2 प्लस v2, मतलब क्या बचेगा 2v2। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बताओ जल्दी से, v कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा e प्लस 1, और ये क्या है 2v2। निकालना क्या था, v2 अपॉन v, तो हो जाएगा v2 डिवाइडेड बाई v, और ये 2 को यहाँ भेजो, e प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आ गया आंसर, समझा। ऐसे सॉल्व करना है इसको।
चलो कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको समझ आएगा? जब भी कोलिजन आएगा तो क्या करो, मोमेंटम कंजर्वेशन ज़रूर लगाओ, ठीक है ना। चलो उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, और उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको नहीं करना है क्योंकि रिड्यूस सिलेबस से है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर सेम एज दैट ऑफ, ठीक है, 2019 का सवाल। क्या है ये? टॉर्क के डायमेंशन किसके बराबर है? क्या है ऑप्शंस में? प्रेशर, इम्पल्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन, ठीक है। प्रेशर के बराबर नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा पहले बताओ टॉर्क के डायमेंशंस क्या है? टॉर्क के वही डायमेंशंस है जो वर्क या एनर्जी के डायमेंशंस है। क्या बोल रहा हूँ मैं? टॉर्क के वही डायमेंशंस है जो वर्क या एनर्जी के डायमेंशंस। टॉर्क के डायमेंशंस क्या हैं? m1l2 t-2, m1l2 t-2। वर्क का भी यही है, एनर्जी का भी यही है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इससे कौन मैच करता है? प्रेशर तो मैच नहीं करता। प्रेशर का क्या होता है? m1l-1 t-2, प्रेशर मैच नहीं करता। फिर इम्पल्स तो चेंज इन मोमेंटम के डायमेंशंस है। मोमेंटम के डायमेंशंस, चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम के डायमेंशन। मोमेंटम के डायमेंशंस क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इज m1, वेलोसिटी इज l1 t-1, तो m1 l1 t-1, मोमेंटम भी नहीं हुआ। फिर क्या आया? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब होता है फोर्स इनटू कोई डिस्टेंस। जब भी मोमेंट वर्ड लग गया मतलब डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड है। तो फोर्स का क्या होगा? m1 l1 t-2, और डिस्टेंस का क्या होगा? l1, तो ये क्या बनेगा? m1 l2 t-2। तो मोमेंट ऑफ फोर्स के डायमेंशंस के बराबर है। लास्ट में क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? l1 t-2, तो ये भी नहीं है। समझा? ठीक है ना। तो इस वजह से क्या आंसर आएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है if w1, w2, w3 represents a work done in moving a particle from A to B along 3 different paths 1, 2 and 3 in the gravitational field of point mass m, find the correct relation between w1, w2 and w3। ठीक है। कौन सी फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। कौन सी फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर ये आपका अर्थ है और आपने एक मास यहाँ पर लिया हुआ है, एक ब्लॉक लिया हुआ है जिसका मास m है, आपको उसको यहाँ से यहाँ तक का लेकर के जाना है, ये पॉइंट तक का, ठीक है ना। ये पॉइंट से उठा करके ये पॉइंट लेके जाना है। अब आप उसको कैसे लेके जाएंगे? तो आप बोलेंगे हज़ारों रास्ते हैं यहाँ पे, हज़ारों करोड़ों रास्ते उसको लेके जाने के, है ना। आप उसको ऐसे ऐसे करके लेके चले जाओ, आप इसको सीधा लेके चले जाओ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आप ऐसे ऐसे करके लेके चले जाओ, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। उस फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो फोर्स के थ्रू वर्क करेंगे। मैंने बोला था हर वर्क का आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फोर्स कौन सा है, वरना आप बता नहीं सकते कि वर्क किसके थ्रू हो रहा है। तो हर वर्क का, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस फोर्स के थ्रू जो आप वर्क करेंगे वो वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जो पाथ क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या ऐसे भी फोर्स होते हैं जिसमें पाथ डिपेंड करेगा? तो हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप अगर ये पाथ से लेके जाएंगे तो अलग वर्क होगा, ये पाथ से लेके जाएंगे तो अलग वर्क होगा। तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, पॉइंट फिक्स है। कोई भी पाथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों केसेस में वर्क डन क्या होंगे? सेम होंगे। बात समझ आ रही है? ये फिजिक्स के वर्क डन की बात कर रहा हूँ, बात समझ आई? ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप काम करेंगे तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी पॉइंट फिक्स कर दी, इनिशियल फाइनल, अब कोई भी रास्ते से ऑब्जेक्ट को लेकर के जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आई? ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा?
वही पूछा है। देखो वो जो मास है m, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, और आप क्या कर रहे हो, एक पार्टिकल को a से b लेके जा रहे हो 3 अलग अलग रास्ते से। एक ऐसे वाला रास्ता है, एक सीधा है, और एक राइट एंगल पे है। समझ आ गया? मैंने क्या बोला? पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी तीनों केसेस में वर्क डन क्या होंगे? बराबर होंगे। नहीं, कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन सी। समझा? क्लियर हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाए तब भी यही कहानी होगी। लेकिन अगर ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आ जाए, विस्कस फोर्स आ जाए, ये जो फोर्सेस हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। इसमें आपका जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो, कोई क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो आने से रहा, तुम्हारी किस्मत आ गया 1-2 सवाल तो, लेकिन क्या करो, कॉन्सेप्ट को समझो। समझे? ठीक है ना? चलो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड इन द स्पेस। इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड देन इट विल। एक एयरक्राफ्ट है, वो 150 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इस पे सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो ये क्या करेगा? चलता ही रहेगा। क्यों चलता रहेगा? अरे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। अब इस पर नेट फोर्स कितना है? 0 है, तो वैसे ही चलते रहेगा। बॉडी को ध्यान से सुनो, बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी चलाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्स की रिक्वायरमेंट कब है? जब वेलोसिटी बढ़ानी है या घटानी है, एक्सेलरेट करवाने के लिए। मेरे में जा रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब क्या, अगर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है तो मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को तो फोर्स लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है ना। तुमको तुम्हारी कार को या बाइक को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो इंजन का फोर्स लगाते हो ना तुम। तो ये तो फिजिक्स के लॉ कुछ और बोल रहे हैं। आपको नेट वेलोसिटी से चलने, अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका नेचुरल स्टेट क्या है? आपका नेचुरल स्टेट क्या है? आपका नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं है, आपका नेचुरल स्टेट मोशन है। हाँ, आपका नेचुरल स्टेट मोशन है। आप हमेशा मूविंग स्टेट में ही रहना चाहते हो, लेकिन आप रुक क्यों जा रहे हो? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन नहीं होता तो पैदा होते साथ ही चलता शुरू कर दो। ठीक है, पैदा हुए और क्या कर दो? चलना शुरू कर दो। तुम्हारा नेचुरल स्टेट तो मोशन है, हाँ, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, लेकिन तुम रुक क्यों जा रहे हो? फ्रिक्शन की वजह से। इंजन की हेल्प क्यों लग रही? क्योंकि जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करना पड़ रहा। बात समझ आ रही? अगर फ्रिक्शन को हटा दिया जाए तो अभी तो सब रुके हुए हैं, किसी ने किसी को धक्का मार दिया, वो हमेशा क्या होगा? चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। क्यों? फ्रिक्शन हटा दिया हमने। समझ आ गया? तो आपका नेचुरल स्टेट क्या है? मोशन है, ध्यान रखना, रेस्ट नहीं है, वो नेचुरल स्टेट मोशन होता है। तो वो क्या करेगा? कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, क्योंकि नेट फोर्स 0 है ना। ठीक, एक ही बात है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सेम वेलोसिटी, एक ही बात है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ध्यान रखो इस बात का कि अगर किसी बॉडी पे, ये क्वेश्चन नीट में भी आया था लेकिन थोड़ा सा अलग एंगल से पूछा था उन लोगों ने। उन लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने ऐसे 3 मास दे दिए थे, ये m, ये 2m, ये 3m फॉर एग्जांपल। ये कुछ भी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो पूछा था कि इस पे नेट फोर्स कितना है। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा ना भाई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना वो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बोलो। dp/dt बताया था कि नहीं कल? फिर d/dt ऑफ क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। है मास तो कांस्टेंट है ये सब, तो मास बाहर ले लो, क्या बचेगा? dv/dt। अब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है ना, तो क्या होगा बोलो? वेलोसिटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 और 0। समझा? तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 0 फोर्स चाहिए। तो फोर्स चाहिए क्यों? कहाँ लगता है फोर्स? फोर्स वेलोसिटी को बढ़ाने या घटाने में लगता है। कांस्टेंट वेलोसिटी चलने में फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही तो एरिस्टोटल की गलतफहमी थी
एरिस्टोटल्स फैलेसी यही तो है। एरिस्टोटल ने क्या बोला था, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन न्यूटन ने आकर के बोला, एक्चुअली न्यूटन ने नहीं, गलीलियो ने बोला था, न्यूटन ने बस जमा किया था वो लॉस को। गलीलियो ने बोला था कि कांस्टेंट वेलोसिटी चलने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्स कब रिक्वायर्ड है, जब वेलोसिटी बढ़ानी हो या घटानी हो। ठीक है, चलो अब 6th क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपको हर एंट्रेंस एग्जाम में मिलता है। वर्क डन निकाल के बताओ, क्योंकि इसमें आपका डॉट प्रोडक्ट चेक किया जाता है, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है कि नहीं आता है। चलो देखो, तो ये क्या कहता है कि फोर्स आपके पास है, 6th क्वेश्चन में फोर्स आपके पास है। फोर्स कितना है, फोर्स आपके पास है -5 i कैप -7j कैप +3k कैप। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास है वो कितना है, 3i कैप -2j कैप +ak कैप। ठीक है ना, इन ओन डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। वर्क डन कितना है, वो है 14 जूल्स। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए का वैल्यू। वर्क डन का जनरल फॉर्मूला इस, फोर्स कांस्टेंट है ना, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट देखो 5 7 3, मतलब अगर यहाँ पर ऐसे हो जाता, अगर ऐसे होता -5t i कैप +7t² j कैप +3k कैप, तो यहाँ से देख के क्या समझ आता, यहाँ से देख के समझ आता कि जो आपका फोर्स है वो टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब फोर्स क्या है, वेरिएबल। अगर फोर्स वेरिएबल होता तो आपका जो वर्क डन होता, वर्क डन का फॉर्मूला होता इंटीग्रेशन ऑफ f बार डॉट ds बार, अगर फोर्स वेरिएबल होता। लेकिन फोर्स वेरिएबल नहीं है, फोर्स टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर फोर्स वेरिएबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे f बार डॉट s बार। क्या यूज़ करेंगे, f बार डॉट s बार। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है, जब फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो फोर्स अगर हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, फोर्स को लिख दो, क्या है वो, -5i कैप -7j कैप +3k कैप। ठीक है, डॉट क्या होगा बताओ, s बार क्या है, 3i कैप -2j कैप +ak कैप। ठीक है ना। अब अपने को वर्क डन कितना दिया है बताओ, वर्क डन बोला है 14 जूल। कितना है, 14 जूल। जब भी डॉट प्रोडक्ट आप लोगे तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, i वाला i से मल्टीप्लाई करना है, j वाला j से और k वाला k से। -5 × 3 कितना होगा, -15। उसके बाद क्या होगा, ये +7 2 -7 -2 कितना होगा, +14। और उसके बाद क्या होगा, 3a। ठीक है, ये 14 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा क्या, 0 इक्वल्स टू -15 + 3a। तो 15 इक्वल्स टू क्या होगा, 3a। 3 1 = 3, 5 = तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो। तो ध्यान रखना कि डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बनेगा। चलो, तो ये हो गया अपना 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, 7th क्वेश्चन में है ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m moving on a frictionless surface with at speed v collides elastically with a block of mass, same mass, initially at rest. Now the first block moves at an angle theta with the initial direction in speed v1. The speed of the second block after collision is, ठीक, क्या कहता है ये, और उसको समझते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है आपसे कि आपके पास क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है। एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है। उसके बाद मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एट स्पीड v, स्पीड v से ये क्या कर रहा है, चल रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस में। इलास्टिकली कोलाइड करता है एक दूसरे स्फीयर को या दूसरे ब्लॉक को, उसका मास सेम है। अब मैं स्फेरिकली ले रहा हूँ उसको, तो उसका मास क्या है, सेम है, लेकिन इनिशियली ये क्या है, रेस्ट पर है। ठीक, नाउ द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा, ये बिफोर कोलिजन वाला केस है। आफ्टर कोलिजन में क्या होता है, आफ्टर कोलिजन में ये होता है कि ये अपना सेकेंड ब्लॉक फॉर एग्जांपल यहाँ चलने लग गया कुछ v2 वेलोसिटी से, और जो फर्स्ट ब्लॉक है वो इधर चलने लग गया एट एन एंगल थीटा कुछ
v1 वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो आपको बोलता है स्पीड ऑफ द सेकेंड ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, ये निकाल के बताओ, समझे। अब एक बात तो तय है, क्या तय है, एक बात तो तय है कि कोलिजन इलास्टिक है, बोला है ना। कोलिजन अगर इलास्टिक है तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो उसमें तो डायरेक्शन वायरेक्शन से क्या ही लेना देना है मुझे, मोमेंटम वेक्टर होता है, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर होता है ना, तो सीधा स्केलर में डील कर लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगा, हो जाएगा हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हाफ एम u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। हाफ एम सब में से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, u2 भी ज़ीरो है उसको भी ज़ीरो कर दो, बचेगा क्या, u1 कितना था v, तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर। निकालना क्या है, v2 स्क्वायर, v2 निकालना है, तो बताओ क्या होगा, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v2 स्क्वायर, तो v2 क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। डन। मोमेंटम कंजर्वेशन से जाओगे तो गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा पे चला गया वो, तो आपको वेलोसिटी के फिर कंपोनेंट करने पड़ेंगे, समझ आया, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8th क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M is pulled along a smooth horizontal surface with a rope of mass small m by force F. The acceleration of the block will be. अब ये बहुत सिंपल सवाल है। अगर एक आपके पास ब्लॉक है, ध्यान से सुनो, इस पे F फोर्स लगता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, तो इस पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए नेट फॉर्मूला है, क्योंकि मास थोड़ी चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा फर्स्ट बताओ, एफ नेट डिवाइडेड बाय क्या होगा, एम होगा, एम नेट होता है ये भी नेट मास लेने का, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो, सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है, सवाल ये है कि आपके पास एक ब्लॉक है मास एम का, उसके साथ में एक रस्सी लगी हुई है, उसके साथ में क्या है, एक रस्सी लगी हुई है। ये जो ब्लॉक है इसका मास कैपिटल एम है और रस्सी का मास क्या है, रस्सी का मास है स्मॉल एम। अब इस पे फोर्स लग रहा है एफ, अब इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो वही लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, ए नेट इज इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइड बाय एम नेट, तो ए नेट इज इक्वल्स टू नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, डिवाइड बाय नेट मास क्या होगा, ये एम और वो एम मिला करके तो क्या होगा, एम प्लस एम, आ गया, यही है, समझे। इतने खतरनाक सवाल मैं क्लास में कराता हूँ, ये सब क्या आया है पेपर में, ठीक है। चलो तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, एफ अपॉन एम प्लस एम, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई जल्दी से कॉपी कर लो, 9th क्वेश्चन कराता हूँ। हो गया, चलो आगे एक क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है रॉड लेंथ, रॉड एल मीटर लॉन्ग, एक रॉड है एल मीटर लॉन्ग इज एक्टेड अपॉन बाय अ कपल, कपल मतलब कपल ऑफ फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है, शो इन द फिगर। मोमेंट ऑफ कपल इज टाउ न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ कपल कितना है, टाउ न्यूटन मीटर, मतलब टॉर्क है टाउ न्यूटन मीटर, इज द फोर्स एट ईच एंड ऑफ द रॉड, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज, हर एक एंड पे एफ फोर्स लग रहा है, इसने लिखा नहीं है बराबर से, हर एक एंड पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, इधर भी एफ लग रहा है, इधर भी एफ फोर्स लग रहा है, और ये जो एंगल है यहाँ से 60 डिग्री का है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, एल है, एल लेंथ है, तो अपने को बोलता है कि हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, वो निकाल के बताओ। कैसे निकालेंगे, अपने को बोल दिया गया है कि इस पे कपल ऑफ फोर्सेस लग रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, इस पॉइंट पे भी रोटेट है, ऐसे रोटेट करेगा। अब अपने को बोला है कि इस पे जो टॉर्क लग रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क लग रहा है, वो टाउ है,
तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर बार क्रॉस एफ बार। और मैग्नीट्यूड में क्या बताया था मैंने, बोलो, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये बताया था मैंने। परपेंडिकुलर आपको डिस्टेंस लेना है दोनों फोर्स के बीच में, तो ये दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा बताओ। देखो ना, इसको ऐसे खींचो, इसको ऐसे, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो फोर्स के बीच में ये डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ आ रही, ठीक। कैसे निकालोगे इसको, तुम्हारे पास देखो ये तुमको निकालना है, ये आर परपेंडिकुलर है तुम्हारा, ठीक है ना। तुम्हारे पास क्या है, हाइपोटेनस है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, कौन सा रेशो, कॉस रेशो, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos 60। cos 60 क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एल, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, हाफ इक्वल्स टू क्या है, आर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एल। तो आर परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, l/2, तो अपने को क्या मिलेगा, l/2 इंटू क्या हो जाएगा, एफ, क्या हो जाएगा टाउ, तो एफ क्या हो जाएगा 2 टाउ डिवाइडेड बाय एल। समझा, इस तरीके से इसको निकालेंगे। चलो कॉपी कर लो जल्दी। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, 10th क्वेश्चन कहता है, देखो, body moves along a straight line and the variation of kinetic energy with time is linear. Show that as shown in the figure. The force acting on the body is, ठीक है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उस पर जो फोर्स एक्ट, हाँ, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम के साथ में लीनियरली वेरी कर रही है, लीनियरली वेरी कर रही है, तभी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम। ये मतलब ऐसे ग्राफ दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का, ठीक है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स के बारे में क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप इससे। फोर्स कौन, जीरो है, कांस्टेंट ग्रेटर देन जीरो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बोलो। कांस्टेंट क्यों, रीजन बताओ। ग्राफ है तो क्या, ग्राफ से क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, हाफ mv²। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, इसका मतलब स्पीड क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। बात समझ आ रही है। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब स्पीड क्या कर रही है, स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना। देखिए अगर एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करने लग जाए तब क्या होगा, तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्पीड कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ये मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट है, और ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है, तभी तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। चलो तो आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट ग्रेटर देन जीरो। 10th का आएगा बी। 12th खुद से करो जल्दी, 12th खुद से करो। चलो तो 12th तो आपको आ जाएगा, इजी है, आंसर है उसका 3। 14th में क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M in traveling a distance d starting from rest under the action of constant force। क्या कहता है ये, काइनेटिक एनर्जी है एक मास कैपिटल M का, वो स्मॉल d डिस्टेंस ट्रैवल करता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv², ये होता है। अब यहाँ पर बोल दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी का मास पे कैसे डिपेंडेंसी है, फोर्स कांस्टेंट है, d डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया हुआ, तो ये अपना मास कैपिटल M है, इस पर कांस्टेंट एक फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगने की वजह से इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसने d डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कितना ट्रैवल किया है, d डिस्टेंस। अब जो है अपने को इनिशियली रेस्ट पर था, तो u कितना इसका 0 है, तो v² इज इक्वल्स टू क्या होगा, u² + 2ad हो जाएगा। ये क्यों बोला है ना, d डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इनिशियल क्या है 0, तो v² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 x। इस पर फोर्स F लग रहा है, इसका मास इसका m है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा F/m।
अरे वही है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, फोर्स अपॉन मास, और ये डिस्टेंस क्या है d। तो v स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल गया। ये जो v स्क्वायर मिला, ये v स्क्वायर को यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर इज 2 इंटू एफ बाई एम इंटू स्मॉल डी। m और m क्या हो गया कैंसिल, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या आया f इंटू डी, यानी वो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। समझा, ऐसा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ m। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 2020 और उसके आगे के आप लोगों को होमवर्क है।